अगर कोई ट्रेन 1 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाए, तमाम गार्ड्स ट्रेन से बाहर निकल के झुक के मुसाफिरों से सॉरी करते हैं। और अगर ट्रेन 5 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाए तो हर मुसाफिर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम फिर जापान जा रहे हैं जापानियों की आदत का जायज़ा लेने के लिए। उनकी ऐसी ऐसी हैबिट्स हैं कि सुने तो यकीन ही नहीं आता। और अगर हम उनकी कुछ आदत भी अडॉप्ट कर ले तो हम इतना इम्प्रूव कर सकते हैं अपना करैक्टर, अपना कैरियर, एवरीथिंग। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी बिजनेस डीलिंग कैसी है और उनका ट्रस्ट लेवल क्या है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। मैंने गाड़ी लेनी थी तो उसके लिए मैंने अपने जैपनीज़ फ्रेंड से कहा। उसने कहा कि मैं रब्ता करवा देता हूँ किसी से। तो उसने किसी से बात की जो अपनी गाड़ी सेल करनी चाहता था। उसने बताया कि वो फ़लाँ जगह पे आ जाएगा, वहाँ गाड़ी देखी जा सकती है। मैं फ़लाँ जगह चला गया। जब मैंने गाड़ी देखी तो मुझे ठीक लगी, लेकिन मैं हैरान था कि कोई सफाई नहीं की हुई थी। जैपनीज़ तो बड़े नफासत और क्लीनिंग का ख्याल रखते हैं, तो ये ऐसे डर्टी सी ले आया दिखाने के लिए। तो खैर उसने बातों बातों में बताया भी कि वो कोई बिज़ी था या उसको मौका नहीं मिला बहरहाल। तो उसके बाद रेट शेट तय हो गया। मैंने एडवांस देने की कोशिश की, कहते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने 3 दिन का टाइम दिया कि 3 दिन में ये गाड़ी रेडी हो के आपके घर आ जाएगी। घर का एड्रेस ले लिया उसने। 3 दिन बाद वो अपने वादे के मुताबिक आ गया और उसने बताया कि ये गाड़ी नीचे खड़ी है, तो आप जाके देख लें। जब मैं गया गाड़ी देखी तो मैं हैरान रह गया। मैं गाड़ी पहचान ही नहीं पा रहा था। इस कदर उसने लश पश की हुई, उसकी ईच एंड एवरीथिंग। जहाँ थोड़ा बहुत काम होने वाला था वो काम करवाया हुआ था, जहाँ टचिंग होने वाली थी वो टचिंग करवाई थी। इवन के टायर तक पॉलिश किए हुए थे। और जब उसने गाड़ी खोली तो मैं और हैरान रह गया। उसने नीचे पेपर रखे हुए थे ताकि जूतों से मैट ख़राब ना हो। यानी इतनी ज़्यादा एहतियात। हम इतने इम्प्रेस हुए उसकी इस शानदार डीलिंग से कि हमने उन्हें फिर पूरी फैमिली को लंच पे इनवाइट किया। और जैपनीज़ किसी का एहसान रखते नहीं हैं, ये भी हमने नोट किया। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि आप भी हमारे घर आएँ और डिनर करें हमारे साथ। तो फिर हम उनके घर गए। इस तरह उनके साथ दोस्ती भी हो गई। अब ट्रस्ट के जो लेवल हैं उसकी तो बेशुमार मिसालें हैं। पार्क में कभी किसी का कोई वॉलेट रह जाए, किसी खातून का कोई पर्स रह जाए, तो लॉस्ट एंड फाउंड बने हुए हैं। उसकी परेशानी वाली कोई बात होती ही नहीं। वो पूछते हैं डेट कि किस तारीख को आप आए थे। डेट वाइज उन्होंने कैबिन बना रखे होते हैं, उसमें उन्होंने वो चीज़ें डाली होती हैं। वो पूछते भी नहीं है कि आपकी है नहीं है, पहचान क्या है या कोई निशानी बताओ। उन्हें पता है कि राइट पर्सन ही आया होगा। यानी उतना हमारे ऊपर भी इतना ट्रस्ट करते हैं। यानी दोनों तरफ ट्रस्ट का एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल है। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं रिगार्डिंग द क्लीनिंग के बारे में एक वीडियो में बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है उनकी कि जब भी वो अपने घरों में या दूसरे घरों में जाते हैं तो अपने शूज़ घर से बाहर उतारते हैं। घर के एंट्रेंस के साथ ही रैक बने होते हैं, वहाँ वो रखते हैं और फिर अंदर जाते हैं। इस हैबिट के बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, ये हमने खुद फील किए, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसी सिस्टम था वहाँ पे। तो बच्चों के कपड़े जल्दी गंदे नहीं होते थे, डस्ट अंदर नहीं जाती थी, ज़ाहिर है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता था। यानी क्लीनिंग बहुत कम करनी पड़ती थी घर की। कि आपने नोट किया होगा बहुत सी डस्ट हमारे शूज़ के ज़रिए घरों में आती है और बड़े ही ख़तरनाक बैक्टीरिया घरों के अंदर आते हैं। तो ये उनकी हैबिट अगर हम अडॉप्ट कर लें तो ये बहुत ही काम की है। Today I'm going to show you how we actually live without shoes in Japanese houses. Let's go. Tadaima. Tadaima means I'm home. When we come home, we say this. At the entrance, we take off our shoes and step up into the house. और ये सिस्टम उनके बहुत से रेस्टोरेंट्स पे भी यही है, जहाँ पे बैठ के खाने की जगह होती है और वो शूज़ बाहर ही उतरवा लेते हैं। क्लीनिंग से ही रेलेवेंट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जब भी हम जैपनीज़ को इनवाइट करते थे अपने घर, तो वो उस वक्त तक खाना खाने के बाद घर नहीं छोड़ के जाते थे जब तक सारे बर्तन ना धो लें, पूरी तरह क्लीनिंग ना कर दें, किचन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन ना कर दें। शुरू में तो हमें इस बात का पता नहीं था। हमने उन्हें बहुत कहना कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे गेस्ट हैं। कहते नहीं नहीं, हम इसके बगैर नहीं जाएंगे।
और वो वाकई फिर हमें पता चला ये इनकी हैबिट है, इनको जितना चाहे कहते रहें, ये इसके बगैर नहीं जाएंगे। और अब ये सोचें ज़रा, अगर हम इस हैबिट को अडॉप्ट करें तो हमारी जो ख़वातीन है वो कितना रिलैक्स फील करें, क्योंकि जब हमारे मेहमान जाते हैं ना तो किचन डर्टी, बर्तन धोने वाले, ठीक है बात का घरों में काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन एक बर्डन फील होता है। और अगर गेस्ट ये सारा काम करके करवा के फिर घर से निकलें तो घर की ख़वातीन बड़ा अपने आप को रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करती हैं कि अब तो कोई और ख़ास काम रह नहीं गया है, क्योंकि पहले वो मेहमानों की तैयारी, उनके खाने शाने का इंतज़ाम करके बेचारी थक चुकी होती है। इसके अलावा उनकी जो रेगुलर ग्रुप क्लीनिंग है उसके बारे में मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। और सिर्फ ग्रुप में ही नहीं, अगर वो अकेले भी कहीं जा रहे हों और कहीं कोई ट्रैश देखें तो कोशिश करते हैं उसे रिमूव करने की, किसी डस्टबिन में फेंक देंगे अगर कोई करीब है, अगर नहीं भी है तो उसका कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि कुछ जगहों पे शॉपर भी लटकाए होते हैं और वो उसमें डाल देते हैं। ईटिंग की एक हैबिट है उनकी, एक तो जैसे मैंने आपको बताया वो बैठ के खाना खाते हैं, और दूसरा ये है कि जब वो फील करते हैं कि अब 80% स्टोमक उनका फिल हो गया है तो वो स्टॉप कर देते हैं, यानी भूख रख के खाना खाते हैं। जब खाना खा चुके होते हैं तो कोशिश समादिष्टा एक उनका वर्ड है जो वो खाने के बाद कहते हैं, यानी खाने का एक तरह का शुक्रिया है। और वो शुक्रिया इस स्पिरिट और इस सेंस के साथ है कि जिन्होंने वो, अगर कोई गंदम है या चावल हैं जिस किसान ने वो उगाए, फिर वो मार्केट और मंडी तक लेके आया और फिर वो प्रोसेस हुए, उसके बाद इनके घर तक पहुँचे, जो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सारों का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। एक और मज़े की बात, जब भी कोई इवेंट या गेट टुगेदर होती थी तो नेक्स्ट टाइम जब वो मिलते थे, वो 3 महीने बाद मिलें या 6 महीने बाद मिलें, तो उस रेफरेंस से वो फिर शुक्रिया अदा करते थे, यानी रीथैंक का एक उनका कल्चर है कि वो दोबारा याद करवा के उस इवेंट का फिर शुक्रिया अदा करना। वहाँ फ्री मार्केट्स बहुत कॉमन है जो अक्सर वीकेंड पे लगती हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर रखी होती है। फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ हर चीज़ फ्री मिलती है, लेकिन आलमोस्ट फ्री मिलती है। वो थोड़ी सी कीमत इसलिए रखते हैं, उसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं किमोची दाके, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए जो भी उनका कस्टमर है वो ये फील करे कि उसने पेमेंट करके ये चीज़ ली है, फ्री में नहीं ली। हम फ्री लेते हैं तो थोड़ा सा फील होता है कि हम इनसे फ्री ले रहे हैं, या पास कुछ गिल्टी फील करते हैं। तो उस सेंस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कल्चर रखा है कि थोड़ी सी पेमेंट के एवज जो बराए नाम होती है तो वो अपनी शय दे देते हैं। अपने घरों में वो देखते हैं, ज़्यादा लेते हैं कि जो जो भी घर में फालतू चीज़ें हैं जो देर तक इस्तेमाल नहीं हुई, बजाय कि वो पड़ी रहें तो वो किसी का काम आ जाए, मकसद उनका ये होता है। तो वो फ्री मार्केट में ले जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं उसका, और साथ कीमत लिखी होती है जिसको जो सूट करता है। बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, अगर वो कोई बिल्कुल ही कम कीमत पे लेना चाहता है तो वो भी कर लेते हैं। बड़े वो उनका अंदाज़ ये होता है कि भाई ये चीज़ हमने देनी है अपने क्लाइंट्स को, और उसमें जैपनीज भी ख़रीदते हैं, फॉरेनर्स भी लेते हैं। पंक्चुअलिटी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, मैं कुछ वाक़यात बताता हूँ जिससे आप ज़रा थोड़े से पंक्चुअलिटी लेवल का अंदाज़ा कीजिएगा। एक दफ़ा कोई इंटरनेशनल गैदरिंग थी, उसको इंटीग्रेशन स्टे कहते थे, जिसमें जैपनीज़ और फॉरेनर्स हंड्रेड्स की तादाद में मिल के आउटसाइड द सिटी किसी दूर दराज जगह पे किसी गेस्ट हाउस में ठहरते थे, और वहाँ फिर मुख्तलिफ इवेंट्स हुआ करते थे। तो एक इवेंट था तो उसमें जैपनीज़ ने ये तय किया था कि वो फॉरेनर्स को घरों से पिक करेंगे और उस बस पॉइंट पे ले जाएंगे जहाँ से उन्होंने रवाना होना है। तो हमारे साथ जो लिंक थे उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि जी आपको हम फलां दिन 8 बजे पिक कर लेंगे। तो पूरे 8 बजे हमें पता था कि इनकी हैबिट्स हैं, वो टाइम का ख्याल रखते हैं। 8 बजे उनकी रिंग आई और उन्होंने बताया कि नीचे गाड़ी वेट कर रही और आप आ जाए। तो गाड़ी में बैठ गए, बातों बातों में उनके साथ जब गपशप हुई तो उनसे पूछा कि आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई। तो कहते हैं कि हम एक दिन पहले ही आपका घर देख आए थे। हम हैरान रह गए, कहते हैं हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि हो सकता है आज हमें घर ढूंढने में टाइम लग जाता और हम लेट हो जाते, तो इसलिए हमने एक दिन पहले ही आपका घर देख लिया था। इसी तरह ऑफिशियल लेवल पे जो पंक्चुअलिटी का ट्रेंड है, जैसे ट्रेन्स के बारे में, बसेस के बारे में, उनके लिए एक एक मिनट भी इम्पॉर्टेंट होता है। जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका टाइम टेबल लगा होता है और वो अपने टाइम पे आती हैं, टाइम पे जाती हैं।
थोड़ा बहुत लेट होने की गुंजाइश होती है। अगर कोई ट्रेन 1 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाए, तमाम गार्ड्स ट्रेन से बाहर निकल के झुक के मुसाफिरों से सॉरी करते हैं। और अगर ट्रेन 5 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाए तो हर मुसाफिर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि ट्रेन इतना लेट हुई, ताकि अगर ज़रूरत पेश आए तो वो अपने ऑफिस में अपने बॉस को दिखा सकें कि वो आज ऑफिस में इस वजह से लेट है। एक और अजीबोगरीब आदत है उनकी कि वो अपना काम दूसरों के लिए नहीं छोड़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जगह भी वो बैठे हैं, चेयर उन्होंने पीछे की, बैठ गए और अब वो उठे हैं तो ज़ाहिर है चेयर फिर डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको वापस उसी जगह पे रखना। इसी तरह चाक बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है, कहीं यूज़ कर रहे हैं किसी मीटिंग में या किसी क्लासरूम में, तो उन्होंने पूरा साफ़ करना है और फिर वहाँ से जाना है। इसी तरह कोई हॉल यूज़ करते हैं, उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करके, डस्टिंग करके फिर वो वहाँ से जाएंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली पार्टी को कोई परेशानी ना हो। इसी तरह जब हमारा स्टे था तो उस वक्त वीडियो कैसेट्स रेंट पे लोग लिया करते थे, यानी मूवीज़ वगैरह। तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ती थी हम रेंट पे लेते थे। हमने नोट किया कि पहले से वो रिवर्स की होती थी ताकि हमें वो रिवर्स ना करनी पड़े। तो ज़ाहिर है उनकी हैबिट थी कि जब भी वो वापस करते थे तो रिवर्स करके वापस करते थे। इस तरह अगर वॉशरूम में जा रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको डर्टी छोड़ जाए, उसको अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। एक और उनकी बहुत अच्छी आदत जो मेरे जैपनीज़ प्रोफेसर की भी थी और बताया करता था कि रात को जल्दी सोना, रात को खाना खाते हैं, ओफरू करते हैं। ओफरू जो बाथ टब में नहाना, जिसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, वो करके तकरीबन कोई 8-9 बजे के राउंड वो सो जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सूर्य निकलने से पहले और फिर दोबारा सोते नहीं हैं, वो अपने अपने काम पे रवाना हो जाते हैं। ये गर्मियों की जब छुट्टियां होती थी बच्चों को, तो उस वक्त बच्चों की यही रूटीन रखने के लिए उन्होंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ था और उसकी रेडियो पे भी अनाउंसमेंट होती थी और हर पार्क में सुबह 7 बजे के अराउंड बच्चों को इकट्ठा किया जाता था और उन्हें इनकरेज करने के लिए उनको कभी कभी गिफ्ट भी दिए जाते थे या पूरे सेशन के एंड पे दे दिए जाते थे। और उसी वक्त रेडियो पे एक म्यूज़िक लगता था जो एक्सरसाइज के लिए होता था और साथ ही एक्सरसाइज वहाँ जो रेलेवेंट टीचर हैं या कोई गार्डियन है जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो भी होती थी और बच्चों के मदर्स और फादर्स, उनके पेरेंट्स भी साथ होते थे उनके। तो यानी उनका पर्पज़ ये होता था कि बच्चों को उठाना है सुबह, ये ना हो कि वो गर्मियों की 2-2.5 महीने की वहाँ भी छुट्टियाँ होती हैं, तो ये ना हो कि उनकी वो हैबिट्स ख़राब हो जाए। और इस पे पूरे जापान में स्ट्रिक्टली अमल करवाया जाता था, उनकी बाकायदा अटेंडेंस होती थी। Swing your arms forward, up and round, a big stretch for your back. 1, 2, 3, 4. For over 90 years, this is how millions of Japanese have started their day. It's a system of calisthenics set to music from the radio, Radio Taiso. जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश काउंटर होते थे, उनकी एक यूनिफॉर्म हैबिट थी कि जब भी कोई कस्टमर आता था तो उसका शुक्रिया अदा करते थे। अरशे मस्से का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वेलकम। उसको वेलकम करने के बाद वो अपने आइटम स्कैन हो रहे और फिर वो पेमेंट जब करते थे तो दोबारा शुक्रिया अदा करना और साथ बताना कि आपने इतनी पेमेंट की है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसी तरह जब वो चेंज देते थे तो बताते थे कि हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं। इसके अलावा वो चेंज हमेशा अपने पास रखते थे। अगर कोई 1 येन भी अगर उन्होंने देना है, हालांकि 1 येन का कुछ भी नहीं आता वहाँ पे, लेकिन उन्होंने काउंटर ओपन करने से पहले सारी चेंज अपने पास रखी होती है। वो बैंक से लेके आते थे और वो पैकेट होते थे कॉइन्स के, 1 येन, 2 येन और जितने भी वो करेंसी थे वो सारी उनके पास मौजूद होती थी और वो रेडी करके तो फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते थे ताकि किसी भी कस्टमर को चेंज का कोई मसला ना हो। ये तो वो सोच भी नहीं सकते कि पैसों की जगह कोई टॉफ़ी दे दें या कुछ भी ना दें और चेंज रख लें। इसके अलावा उन्हीं कैश काउंटर पे एक और हैबिट होती थी, जब उनकी स्पोर्ट्स होती थी स्कूलों में, स्पोर्ट्स का एक ही सीज़न होता है, तो उस वक्त पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर, पूरे जापान का एक कल्चर बनाया होता था स्पोर्ट्स का। वो मुस्लिम बैनर लगे हुए हैं, मुस्लिम डिपार्टमेंट स्टोर जाते थे, बच्चे साथ होते थे शॉपिंग के लिए, उन्हें स्पोर्ट्स से रेलेवेंट चाहिए होती थी, उन्हें शाबाश देते थे कि आपने स्ट्रॉन्ग होना है, उसे कहते गम्बाते कि आपने स्ट्रॉन्ग होना है, आपकी स्पोर्ट्स शुरू हो रही हैं। यानी एक पूरा माहौल बना होता था
लेकिन इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे कोई और शानदार वीडियो में। अपनी फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने इनके अलावा भी उनकी कोई हैबिट्स ऑब्ज़र्व की हैं जो आपके नॉलेज में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।